जय हिंद दोस्तों, द शील्ड आईएएस पे आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपीएससी के जीएस पेपर 4 के बारे में और समझेंगे कि इसको कैसे पढ़ें, इसके लिए क्या हमारे पास अप्रोच होना चाहिए पढ़ने के लिए और इसमें कैसे हम लोग अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप और हम दोनों मिल करके मेहनत करें तो 120 प्लस तक हम लोग पहुँच सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसमें मेरी ही मेहनत नहीं, अभी तो आपको भी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर समझने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं सिलेबस पे चर्चा कर लेता हूँ। हालांकि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन में जुट चुके हैं। तो फिर भी कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि ये सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में क्यों है, फिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस कैसे है, ये हमारे रैंक को कैसे डिसाइड करती है, इसको क्यों पढ़नी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें प्लस क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत, क्या छोड़ देना है, इन सारी चीज़ों को जानना भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है हमारे इस प्रिपरेशन के दौरान। तो देखिए जीएस पेपर 4 ये है ना, और प्रश्न पत्र 5 का ये पार्ट है। तो देखते हैं कि सिलेबस में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। आप इस बात को समझें, सिलेबस में लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, कौन से जीवन में, सार्वजनिक जीवन। अभी हम लोग समझेंगे कि सार्वजनिक जीवन क्या होता है, सत्यनिष्ठा क्या होता है। आगे इन सारे एक एक टर्म पे बहुत विश्लेषण तरीके से चर्चा होगी। फिर उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उसकी अभिवृत्ति और उसके दृष्टिकोण, समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों पर सामने आने वाले समस्याओं का समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। और इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी मामले का अध्ययन अर्थात केस स्टडी के माध्यम से भी चुना जा सकता है। अब देखिए आपका जो इसमें सब्जेक्ट सिलेबस में है वो सबसे पहला है आपका क्या है, तो नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। तो नीति शास्त्र मानवीय सहसंबंध ये एक यूनिट हो गया और इसमें भी भिन्न भिन्न टॉपिक है, जैसे मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का क्या सार तत्व है, इसके निर्धारक और परिणाम क्या होंगे, नीति शास्त्र के आयाम कौन कौन से हैं, निजी जीवन और सार्वजनिक संबंध में नीति शास्त्र का क्या महत्व है, मानवीय मूल्य जैसे महान नेता का सुधारक प्रशासक जीवन तथा उनके उपदेशों की शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका, ये आपका टॉपिक 1 में है। फिर टॉपिक 2 में जो आपका है वो है आपका अभिवृत्ति। तो इसमें संरचना, व्यक्ति, विचार, आचरण, इन सब के बारे में होगा आपका चर्चा। फिर तीसरा आपका है यहाँ पे सिविल सेवाओं के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य, मतलब सिविल सेवा में किस तरह के बुनियादी मूल्य होने चाहिए। फिर आपका है भावनात्मक समझ और भारत और विश्व के कुछ नैतिक विचारक और दार्शनिक जिनका योगदान है। फिर लोक प्रशासन आप पढ़ेंगे। फिर शासन व्यवस्था में ईमानदारी एक टॉपिक है। फिर इनसे संबंधित आपका केस स्टडी। तो ये आपका सिलेबस है। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो यूनिट 1 पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नीति शास्त्र का डिफिनेशन, एथिक्स का डिफिनेशन जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि नीति शास्त्र क्यों पढ़े, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, एथिक्स जो है आपके पेपर में 250 अंक के होते हैं, मेंस का पार्ट है। और इसका आप यूज कहाँ करेंगे, 2 जगह, एक तो आपका मेंस में यूज होगा, दूसरा आप इंटरव्यू जब देंगे तो वहाँ पर आपको इससे संबंधित 50 सवाल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनको सहज तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं उनका। एथिक्स इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एथिक्स उसी को पढ़ना चाहिए जो यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही है। हर एक व्यक्ति को एथिक्स पढ़नी चाहिए और इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि कोई भी कार्य जब आप कर रहे हो तो आप उनका तार्किक तरीके से मूल्यांकन कर पाएँ और क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों का आप निर्धारण कर सकते हैं। और आज जो आप निर्णय लेंगे किसी टॉपिक पे और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जब आप निर्णय लेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर होगा। अगर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं भी हुआ तो आप जो भी डिसीजन लेंगे उनके पीछे के कारणों को आपको पता होगा, उनके कारण के बारे में आपको पता होगा, है ना। तो आपको आप और हम अगर लगातार कंटिन्यू इस सब्जेक्ट में मेहनत करेंगे तो हम लोग का टारगेट रहेगा कि 120 तक या 120 प्लस को क्रॉस करने की, है ना। चलिए तो ये हो गया। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर मैंने एथिक्स क्या होता है उन चीज़ों के बारे में आपको बताया हुआ था। हालांकि मैं उन सारी चीज़ों को फिर से एक बार डिस्कस करूँगा। और वहाँ पर जो मैंने आपको डिफिनेशन दिया हुआ था नीति शास्त्र का, वही उदाहरण से मैं फिर आज स्टार्ट करूँगा। और ये उदाहरण ये है कि नैतिकता के बिना मनुष्य इस संसार में जंगली जानवर के समान है। अब समझिएगा इसका अर्थ क्या है। अगर एक व्यक्ति नैतिक नहीं होगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो व्यक्ति आपका जंगली जानवर के समान हो जाएगा। जंगली जानवर कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एक जंगली जानवर इंटर कर जाता है, अगर वो बाहर निकल जाता है जंगल से तो उसका हमें आक्रामक रूप देखने को मिल सकता है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे एक पशु नैतिकता होती है तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि मानवीय और मानव और जानवर के बीच में किस तरह से पशु और मनुष्य का संघर्ष चल रहा है। तो एक जंगली जानवर अगर बाहर हो जाता है जंगल से तो उनके आक्रामक रूप हमें देखने को मिलता है, जिससे समाज को भी क्षति होती है, लोगों का नुकसान भी होता है ना। कई लोग मारे भी जाते हैं। इस तरह की घटनाएं आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनते भी होंगे। तो अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये नैतिकता नहीं है, नैतिकता वाले गुण नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा, जंगली जानवर के तरह उसका व्यवहार हो जाएगा। अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि जो एथिक्स पढ़ेगा वही सिर्फ नैतिक हो सकता है? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। एथिक्स पढ़ने वाले भी बुरे हो सकते हैं, नैतिक नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये आत्मा की बात है।
आप अपने पुराने पीढ़ियों में अपने माता पिता दादा अपने बड़ों को देखिए, उन्होंने कभी भी एथिक्स नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी वो नैतिक होते हैं, उनका बहुत सारा डिसीजन नैतिक होता है ना। तो ये कोई विषय नहीं है, ये तय नहीं है कि कोई व्यक्ति एथिक्स पढ़ेगा तभी वो नैतिक होगा, ये मानदंड नहीं है। हाँ, लेकिन एथिक्स पढ़ने से नैतिकता और डिसीजन मेकिंग, द्वंद्वों को हल करना, इन सब का जो प्रभावी डिसीजन होता है वो सब बदल जाता है ना। पहले और बाद में बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया एथिक्स का बात। अब इसी में अगर हम लोग आगे बात करें तो यहीं पर देखते हैं अब ये नैतिक नीतिशास्त्र क्या है। तो ये नैतिक सिद्धांतों का दस्तावेज है। ये क्या है? नैतिक सिद्धांतों का दस्तावेज है। जैसे संविधान का आप लोग पढ़ते हैं, एक जीवंत दस्तावेज है और वो हमारे शासन व्यवस्था कैसे काम करेगी, उनका मूल्य क्या है, स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता, बंधुता, इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित करना, देश में कैसे शासन होगा, विधि का शासन कैसे स्थापित होगा, तो वो एक जीवंत दस्तावेज है। उसी तरह से नीति शास्त्र भी एक तरह से क्या है? नैतिक सिद्धांतों का दस्तावेज। और ये नैतिक सिद्धांत किससे जुड़े होते हैं? तो मानव के आचरण से ये नीति शास्त्र जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अगर हम देखें इसका एथिक्स का उत्पत्ति, तो ये जो एथिक्स का उत्पत्ति है ये ग्रीक शब्द एथोस से हुआ है। ठीक है, एथोस से हुआ है और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है परंपरा, या फिर आप बोल सकते हैं व्यवहार के तरीके, या फिर आप बोल सकते हैं मानव चरित्र, ये इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आगे इसी में देखते हैं थोड़ा सा कि नीतिशास्त्र क्या है, नीतिशास्त्र क्या महत्व है। तो नीतिशास्त्र, देखिए नीतिशास्त्र क्या करता है? ये तो सबसे पहले हमारे कार्यों का मूल्यांकन करता है। हमारे कार्यों का कैसे मूल्यांकन करते हैं? जैसे आप समझिए, आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में आपको एक प्यासा व्यक्ति मिल गया। अब प्यासा व्यक्ति मिल गया, उन्होंने आपसे पानी मांगा और आप उसको पानी पिला दिए। तो आपने क्या किया? एक असहाय व्यक्ति का, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, आपने उसका या फिर उसको सहायता दी। ये आपके कार्यों का क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा। आप वहाँ पर क्या हो गए? नैतिक हो गए। उसी तरह से क्या सही है और क्या गलत है, इसका भी ये क्या करता है? मानदंड तैयार करता है आपका। फिर कौन से कार्य उचित है, कौन से कार्य अनुचित है, इस चीज़ का भी बताते हैं, इस चीज़ का भी हमें अध्ययन कराता है। और ये क्या करते हैं हमारे कि हम अच्छे कैसे बने रहें, हम अच्छे व्यक्ति कैसे बने रहें और अच्छे को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और जो बुरा है उससे हम कैसे दूर जा सकते हैं, उसको कैसे हटा सकते हैं, उससे हमें कैसे बच सकते हैं। इसमें नीति शास्त्र हमारा क्या करता है? मदद करता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो एक व्यक्ति थे अब्राहम लिंकन, मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। उन्होंने कहा था कि किसी भी बात को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का निर्धारण करने में सही नियम यह नहीं है कि उसमें कोई बुराई है या नहीं, बल्कि यह है कि उसमें अच्छाई से अधिक बुराई है। ऐसे बहुत कम विषय होते हैं जो पूरी तरह से बुरी या पूरी तरह से अच्छे होते हैं। लगभग सभी विषय में, चाहे वो सरकारी नीति हो या उससे संबंधित कोई भी चीज़ हो, उसमें अच्छाई और बुराई दोनों का योग होता है, या कि दोनों का एक रेशियो होता है। किसी में अच्छाई ज़्यादा है, किसी में बुराई कम है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसलिए हम लोग अच्छाई और बुराई क्या है, नहीं है, उसमें क्या रेशियो है, इसलिए हमें नीतिशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। आपने एक सुनी होगी गांधी जी का 7 सोशल सीन्स, है ना। सोशल सीन्स क्या था? उन्होंने क्या कहा था कि वेल्थ विदाउट वर्क, इन्होंने 7 सिद्धांत दिए थे कि समाज को हम बुरा होने से कैसे बचा सकते हैं। और अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने 7 सामाजिक नैतिकता दी हुई थी। क्या कहा था? वेल्थ विदाउट वर्क, फिर प्लेजर विदाउट कंसाइस, फिर उन्होंने कहा था नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बिजनेस विदाउट एथिक्स और कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी। उसी तरह से साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। ये सब कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि चरित्र शून्य ज्ञान, अगर आपके पास ज्ञान है और आप उस ज्ञान में अगर आपका चरित्र नहीं है तो वो ज्ञान क्या है? बेकार है। उसी तरह से परिश्रम रहित धनोपार्जन, अगर आप धन का अर्जन कर रहे हैं और उस धन को प्राप्त करने के लिए आपने परिश्रम नहीं किया, गलत कार्यों से आपने धन को कमाया, तो वो क्या है? पाप है, सामाजिक पाप है। इस तरह से महात्मा गांधी जी ने 7 सिद्धांत दिए थे। इसलिए हमें ये क्या करना चाहिए? इसका अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, और क्या, और क्यों करना चाहिए हमें क्यों करना चाहिए इसका अध्ययन? तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कोई भी मानव जो होता है ना, उस मानव के 2 तरह के कार्य होते हैं। अब 2 तरह के कार्य कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है ऐच्छिक कार्य, एक होता है ऐच्छिक, एक होता है अनैच्छिक। ठीक है, अब ऐच्छिक कार्य भी आपके 2 तरह के होते हैं। एक होता है जो सचेत क्रिया से होता है और एक वो क्रिया होता है जो आपका अभ्यासजन होता है, अभ्यासजन क्रिया होती है। अब सचेत क्रिया क्या होती है? तो सचेत क्रिया वो क्रिया होती है जो आपके इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे आज आपको पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है, ये आपके इच्छा पे डिपेंड करता है। और अभ्यासजन क्रिया क्या होता है? आप ऐसे काम जो आप रोज़ करते हैं और वो आपका आदत बन जाता है। जैसे मान लीजिए आप रोज़ पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का आदत बन जाएगा, रोज़ चोरी करेंगे तो चोरी भी एक तरह से क्या हो सकता है? आदत हो सकता है, बहादुरी। तो ये 2 तरह के एक्शन होते हैं। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया जैसे वो क्रियाएं होती है जहाँ पर आपका कोई बस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सोना, हंसना, छींक आ जाना, ये अनैच्छिक क्रिया है। और अनैच्छिक क्रिया को जो है
एथिक्स शास्त्र में हम लोग नहीं पढ़ते, तो हम लोग ये सिर्फ ऐच्छिक क्रिया वाले को ही एथिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। और इसी का सिर्फ यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है नीति शास्त्र में ऐच्छिक क्रियाओं का। तो अब नीति शास्त्र जो है इसका हमारे पास स्रोत क्या है, ठीक है। नीति शास्त्र का स्रोत क्या है, ये हमें नैतिकता कैसे प्रदान करती है, कहाँ से इसका स्रोत आता है। तो देखिए स्रोत इसका जो है, एक तो आपका धर्म है, धर्म से हमें स्रोत है नीति शास्त्र का। फिर हमारा कानून प्रणाली है, कानून प्रणाली आ जाता है। उसी तरह से फिर आपका मानव का खुद का विवेक होता है, मानव का विवेक। और क्या होता है, हमारा संस्कृति होता है, संस्कृति स्रोत है हमारे। फिर परिवार का मूल्य होता है, परिवार प्रणाली एक तरह से बोल सकते हैं आप, परिवार प्रणाली से हमें ये चीज़ें। फिर यहाँ पर दार्शनिक होते हैं, दार्शनिक चिंतक, ये सब हमारे नैतिकता के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। नीति शास्त्र में जो नैतिकता का एक संहिता बनाया गया है उनका स्रोत क्या है, तो ये सारी चीज़ें उनके स्रोत है जहाँ से नीति शास्त्र का जन्म हुआ है। अच्छा, इसका महत्व क्या है, अगर हम लोग इसके महत्व के बारे में बात करें, नीति शास्त्र के महत्व के बारे में, तो क्या हो सकता है, ये हमें नैतिक मुद्दों को हल करने में मदद करता है, समाज की भलाई करने के लिए हमें प्रेरित करता है। उसके बाद दुविधाओं को हल करने में मदद करता है। अब जब हम इसको पढ़ लेते हैं तो हमारा निर्णय क्या हो जाता है, प्रभावी निर्णय हो जाता है। हमारे अंदर जो पहले से पूर्वाग्रह होते हैं उसको समाप्त करता है, पक्षपात को ये क्या करता है, समाप्त करता है। तो ये सब चीज़ जो है हमारे समाज में नैतिकता को स्थापित करने के लिए हर एक व्यक्ति के अंदर नैतिकता होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को, समाज को अगर गतिशील रहना है, सभी के सहयोग से समाज को आगे बढ़ाना है, तो नैतिकता उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्या सिर्फ एक यही हो सकता है, नहीं, और भी इसके बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें नीति शास्त्र का जरूरत क्यों, तो जैसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि हम जो एथिक्स पढ़ रहे हैं ये सिविल सर्विस में इसको क्यों जोड़ा, मतलब प्रशासन में क्यों जोड़ा। प्रशासन में इसलिए जोड़ा ताकि कानून का शासन स्थापित हो सके। अगर एक नैतिक व्यक्ति रहेगा तो वो तटस्थ रहेगा, निष्पक्ष रहेगा, रूढ़िवादिता उसमें अंदर नहीं रहेगा, उनको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। तो एक जिम्मेदारी आ जाती है, नौकरशाही का दायित्व बढ़ जाता है, उनका प्रभावशालीता, दक्षता, फिर सभी के लिए स्वतंत्रता के लिए वो मतलब कदम उठाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब तो अगर नीति शास्त्र हम क्यों पढ़ें, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए नैतिक शासन स्थापित करने के लिए, एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए हम नीति शास्त्र पढ़ते हैं। संवैधानिक नैतिकता को संपूर्ण देश में लागू करना, इसलिए हमें नीति शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो ये सब आपके एक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको जरूरी होता है। तो अब दो चीज़ें और यहीं पर समझते हैं कि समाज में टकराव क्यों होता है ना। जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि ये जो है नीति शास्त्र हमें नैतिक मुद्दों को हल करने में मदद करता है। लेकिन ये नैतिक मुद्दा उत्पन्न ही क्यों होता है, नैतिक मुद्दा को समाज में उत्पन्न होने का एक कारण है कि टकराव। अब ये टकराव क्यों होता है, टकराव उत्पन्न तभी होता है जब आपका किसी चीज़ में स्वार्थ निहित हो, किसी कार्य में स्वार्थ जहाँ पर निहित हो जाता है, या फिर स्वार्थ की पूर्ति के लिए आप क्या करते हैं, अपने हित देखने लगते हैं। इसीलिए समाज में किसका उत्पन्न होता है, टकराव का उत्पन्न होता है। और इस टकराव, इस नैतिक द्वंद्व को खत्म करने में हमारा कौन मदद करता है, तो एथिक्स, नीति शास्त्र मदद करता है, ठीक है। कुशासन अगर है हमारे सोसाइटी में, कुशासन अगर है हमारे देश में, कुशासन है, तो इस कुशासन को भी खत्म करने के लिए एक तरीका होता है, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट, या फिर आप बोल सकते हैं SMART, स्मार्ट टी। एस मतलब होता है सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, और एम का मतलब होता है मॉरल होना चाहिए, ए मतलब अकाउंटेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, आर का मतलब रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, टी मतलब हो जाता है आपका ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और आई उसके अंदर इंटीग्रिटी। कोई भी सिविल सर्विस के अंदर अगर ये सारे गुण है तो वो कुशासन को रोक सकता है, कुशासन को वो खत्म कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक ह्यूमन के एक्शन के बारे में आपको एक बहुत ही रोचक प्रसंग के बारे में आपको सुनाता हूँ, फिर आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कृष्ण और अर्जुन का एक संवाद लेते हैं और उससे समझने का प्रयास करते हैं कि हर एक बिंदु का किस तरह से विश्लेषण करना चाहिए, और विश्लेषण करके हम कैसे समाज में जो है, या फिर हम कैसे एक सही और नैतिक निर्णय तक पहुंच सकते हैं। तो कृष्ण जो है द्वंद्व में होता है। द्वंद्व में कब होता है, जब कृष्ण, महाभारत का ये प्रसंग है, महाभारत का। तो जब कृष्ण द्वंद्व में, अर्जुन द्वंद्व में होता है, कहाँ पर, युद्ध के मैदान में। तो उस टाइम कृष्ण इसको रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अर्जुन तो अपने वॉर को समाप्त करना चाह रहे थे, ये तो बोल रहे थे कि जिसके साथ मैं युद्ध करूंगा वो तो हमारे सगे संबंधी है, इसको मारने से या इसको खत्म करने से हमें क्या ही मिलेगा, अपनों का ही विनाश होगा। फिर कृष्ण जो है इसका क्या करते हैं, पथ प्रदर्शक का काम करते हैं और इसको मोटिवेट करते हैं कि इस परिस्थिति में तुम्हारे लिए के लिए क्या सही है। उसको एक हर एक परिस्थिति, हर एक बिंदु के बारे में इसको समझाया जाता है और प्रत्येक पॉइंट का इसका विश्लेषण करके अर्जुन को समझाया जाता है। फिर अर्जुन कहीं युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तो जो भी मानवीय मूल्य या मानवीय कृत्य होते हैं उनमें हमें प्रत्येक बिंदु पर क्या करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, और हमें ये पता होनी चाहिए कि नहीं, यही वो
पॉइंट है जिस पे हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायमेंशन से इस पर विचार करके सही निर्णय तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि नीति शास्त्र एक व्यक्ति के विकास में कैसे मदद करता है, एक व्यक्तित्व के विकास में कैसे मदद करता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं किरण बेदी का। आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, इसलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। और भी बहुत सारे आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हुए हैं। मैं वो सब जहाँ जहाँ पर यूज होगा मैं बताऊँगा, लेकिन अभी आप ये समझिए किरण बेदी। किरण बेदी जो है एक आईपीएस ऑफिसर थी, और इनको ये तिहाड़ जेल में इसका पोस्टिंग हुआ था ना। तो तिहाड़ जेल को माना जाता था कि पशुओं का मतलब जेल है, ऐसा वहाँ का कंडीशन था जिसका वर्णित नहीं किया जाता। जैसे एक पशु पक्षी कहीं पर रहते हैं, जानवरों के जैसा वहाँ पर जो कैदी था उनका स्थिति था। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जितने भी कैदी थे उनको नैतिक शिक्षा, उनको व्यायाम, इस तरह के कार्यों में लिप्त किया, और उनसे वर्क करके तिहाड़ जेल को बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित कर दिया। अब ये क्षमता इसके अंदर थी, नैतिक गुण था, नेतृत्व गुणों का इसके अंदर विकास हुआ था, तभी तो उन्होंने तिहाड़ जेल को बेस्ट जेल में ला दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये दृढ़ता थी, बुद्धिमत्ता थी, कल्पनाशील था, ये जोखिम लेने का क्षमता था इनके अंदर, सामाजिक योग्यता था, लचीलापन था, नैतिक समझ था इसके अंदर, निर्णयशीलता था इसके अंदर, तभी किरण बेदी ने इतना महान कार्य किया। तो नैतिकता का सार जो होता है, नेतृत्व गुणों के विकास में भी ये एथिक्स हमारे क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो आई थिंक मैंने एथिक्स क्या होती है, इसका क्या महत्व है, इसका स्रोत क्या है, और इसे हमें क्यों पढ़ना चाहिए, अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसे आप भली भांति समझ भी गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे, या फिर यहीं पर टेलीग्राम भी आपको मैं बता दूं, आपको इसी नाम से मिलेगा, द शील्ड आईएएस के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। तो आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी बता सकते हैं आप अपनी समस्याओं को। दूसरी आप क्या कर सकते हैं कि इसी के जो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप इसको डाल सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं कुछ चीज़ें, जो कुछ वर्ड जिसको आपको समझना ज़रूरी होता है, और ये हमें क्यों समझना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कि एक होता है मूल्य। मूल्य क्या होता है ना, और ये हमको शुरू से अंत तक इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मूल्य क्या होता है, देखिए मूल्य जैसे आनंद हुआ, आपका शांति हुआ, है ना, सहिष्णुता हुआ, ये सब क्या होते हैं, मूल्य होते हैं। ठीक है, मूल्य तो आपका अर्थशास्त्र में भी होता है। अर्थशास्त्र में मूल्य क्या होता है कि कोई वस्तु है और उस वस्तु का मान लीजिए 5 रुपया प्राइस है, तो ये उस वस्तु का क्या हो गया, मूल्य हो गया। लेकिन मानव के अंदर अंतरात्मा जो मूल्य विकास होता है वो आनंद, शांति, सहिष्णुता, ये सारे गुण होते हैं ना, इस तरह का ये मूल्य होता है। अच्छा, ये मूल्य बनता कैसे है, कैसे बनता है, अगर मैं आपसे कहूँ को मूल्य कैसे बनता है, देखिए हर एक जो समाज होती है उस समाज का क्या होता है, अपना एक मानक होता है कि कोई चीज़ क्या सही है, उस समाज के लिए क्या गलत है, ये उसका मानक होता है। और यही मानक धीरे धीरे क्या होते हैं, आपका क्या बन जाता है, रीति, क्योंकि इस मानक को सभी फॉलो करते हैं, तो ये आपका बन जाता है रीति रिवाज बन जाता है। और यही रीति रिवाज को सब फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे ये आपका परंपराएँ बन जाती है, और ये परंपराएँ फिर प्रथा बन जाती है, और ये प्रथा फिर आपका क्या बन जाता है, सामाजिक नियम बन जाता है। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे विवाह क्या है, एक सामाजिक नियम है। इस तरह से आपके कई सारे नियम हो सकते हैं। आप जिस भी समाज में रह रहे होंगे वहाँ पर क्या होता है कि कोई ना कोई नियम होगा, आप इस तरह के कार्य करें या ना करें, है ना, उसके लिए नियम होता है। तो समाज में इस तरह से नियम डेवलप हो जाते हैं। तो कैसे बनता है मूल्य का विकास, या फिर समाज होता है, समाज का एक क्या होता है, मानक होता है, और वो मानक सभी लोग फॉलो करने लगते हैं, रीति रिवाज बन जाता है। वही रीति रिवाज परंपरा, और परंपरा से फिर वो प्रथा में कन्वर्ट होता है, वही प्रथा क्या होता है, समाज का नियम बन जाता है। ठीक, कुछ शब्द होता है आप लोगों ने सुना होगा, समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए समझिए, एक बच्चा है, एक बच्चा का जन्म होता है ना, कुछ नहीं आता है अभी, उनको कुछ नहीं पता इस दुनिया में क्या है नहीं है, वो क्या करता है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं पता है उसको। लेकिन वो समाज में रह करके बहुत सारे मूल्यों को अपने अंदर क्या करता है, समाहित करता है, समाज से बहुत सारे गुणों को सीखता है। अगर समाज क्या होगा, अच्छा होगा, तो बच्चों के अंदर अच्छे गुण, संभावना है कि अच्छे गुण ज़्यादा विकसित होंगे। अगर समाज में कुरीतियाँ ज़्यादा होगी तो संभवतः ये हो सकता है कि उसमें बुराई के गुण ज़्यादा हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अच्छे भी हो सकते हैं। कई सारे ऐसे समाज आपको मिलेंगे जहाँ पर कितनी भी कुरीतियाँ, कितनी भी भ्रष्टाचार हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको नैतिक व्यक्ति मिल ही जाएंगे, है ना। तो ये होता है समाजीकरण, यानी कि एक बच्चे को किस रूप में ढालना है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, कैसे उसको समझाना है ना, किस तरह का व्यवहार उसका बनाना है, ये सब समाज निर्धारित करता है। और ये समाज में कौन कौन आता है, जैसे परिवार आता है आपका, यही समाज में आपका मित्र भी आता है, इसी समाज में आपका स्कूल आता है, स्कूल यानी कि आप बोल सकते हैं विद्यालय आता है ना। तो ये सब समाज के अंग हैं, और इन्हीं सबसे क्या करते हैं हम लोग, मूल्यों का ग्रहण करते हैं। तो ये होती है समाज की भूमिका। अब यहीं पर एक थोड़ा समझते हैं, कुछ लोग इस बात को लेकर के डिबेट भी करते हैं, तो मैं उन डिबेटेबल क्वेश्चन को भी यहीं पर मैं साथ में ही ले लेता हूँ। कुछ लोगों का मानना होता है, जैसे एक होता है हमारा धर्म और एक होता है नैतिकता। तो बोला जाता है कि जो धार्मिक होगा जरूरी थोड़ी नहीं कि वो नैतिक होगा, और जिसके अंदर नैतिकता होगा जरूरी नहीं कि वो धार्मिक हो, या फिर उसके अंदर धर्म हो। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है इस तरह का, इसको समझते हैं किस तरह का ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ पर ये मान लीजिए आपका धर्म का हो गया और ये आपका नैतिकता हो गया। हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो धार्मिक भी हो नैतिक भी हो, कोई ऐसा हो सकता है धार्मिक है लेकिन नैतिक नहीं है, कोई ऐसा हो सकता है
धार्मिक नहीं है लेकिन वो नैतिक है, और कोई ऐसा हो सकता है ना तो वो धार्मिक है और ना ही वो नैतिक है। तो इस तरह के संबंध आपके मतलब धर्म और नैतिकता के बीच में संबंध बनते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल दे दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, हर एक स्टेप का, इसका और इसका, इन सब का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं गांधी। गांधी के अंदर धर्म भी है, नैतिकता भी है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इस वाले का, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से और इसी में अगर हम देखें आपका और कौन कौन हो जाएगा, जैसे इसमें गुरु नानक हो जाएगा, गुरु नानक, ये सब आपके इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर अगर हम देखें कि कोई धार्मिक तो है लेकिन वो नैतिक नहीं है, धार्मिक भी है लेकिन नैतिक नहीं है। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं होती है जो उस धर्म के लिए तो सही होता है लेकिन नैतिक रूप से समाज के लिए देखें तो वो क्या होते हैं, हानिकारक। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज के संदर्भ में अगर उसका मूल्यांकन करें, सती प्रथा ले लीजिए आप। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब जो प्रथाएं थी वो धर्म के अनुरूप उस समय में तो सही था, लेकिन आज के समय में, लेकिन नैतिक रूप से क्या वो सही था, नहीं था, लेकिन उस टाइम पे इसकी मान्यता थी। उसी तरह से अगर इस्लामिक स्टेट ले लें अभी के समय में, तो धर्म की उपस्थिति है लेकिन उसके अंदर इन सब में नैतिकता नहीं है, नैतिकता नहीं आ जाए। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें धर्म तो नहीं है लेकिन उसके अंदर नैतिकता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मार्क्सवादी विचारधारा, जो मार्क्स को फॉलो करते हैं, तो मार्क्स क्या मानते हैं कि गरीबों से वो मतलब गरीबों का कैसे कल्याण हो, है ना, संघर्ष अमीर और गरीब के बीच में, तो इस तरह के मूल्य उसके होते हैं। इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, ये धर्म को नहीं मानते हैं मार्क्सवादी, है ना, क्योंकि ये मानते हैं कि धर्म एक शोषण का क्या है, पद्धति है। तो ये हो गया। उसी तरह से अगर देखा जाए भगत सिंह आप ले लीजिए, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो आपका इसमें आ जाएगा। फिर कोई चीज़ जिसके अंदर ना तो धर्म है और ना तो नैतिकता है, जैसे मान लीजिए नक्सली ले लीजिए आप, आज इसमें नक्सली हो गया, आतंकवादी हो गया, है ना। हालांकि आतंकवादी तो अब धर्म से भी रिलेटेड है ना, धर्म जैसे जिहाद वगैरह को बढ़ावा देने के लिए बलात्कार का कोई किस्म होता है, तो ये सब। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि धर्म और नैतिकता का क्या संबंध है। जरूरी नहीं है कि कोई अगर धार्मिक होगा तो वो नैतिक ही हो, ये एकदम जरूरी नहीं है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि अगर जो नैतिक है उसके अंदर धार्मिक होना वो जरूरी है, ऐसा अलग है, क्योंकि नैतिकता अलग है। नैतिकता समाज के भलाई के लिए, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए नैतिकता का अपना दायरा होता है, कार्यों का मूल्यांकन होता है वहाँ पर कि किन परिस्थितियों में। अच्छा, मैं आपको दो शब्द देता हूँ यहाँ पर। परिस्थिति डिसाइड करती है कि आपका नैतिकता क्या है, कोई चीज़ सही है या गलत है, ये चीज़ जो डिसाइड करती है ये कौन करती है, परिस्थिति करती है। अच्छा, परिस्थिति कैसे करती है, अब आपको एक एग्जांपल से देते हैं। सपोज करिए कि आप जो है घर में है ना, और कुछ लोग घर पे आपका हमला कर दिया। अब हमला कर दिया और आपके परिवार वालों को कैदी बना लिया। अब आप ऐसे समझिए कि और आप कहीं ऐसे जगह पे हैं, आप इनके कब्जे में अभी नहीं आए हुए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने परिवार, और ये कैदी का मानना है कि ये एक एक करके इसमें सबको टारगेट करेगा, उसको मारेगा जिन्होंने हमला किया है। तो आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप इसे मार दें या तो फैमिली वाले को मरने दें, है ना। तो यहाँ पर जो आपके कार्यों का मूल्यांकन होगा वो इन परिस्थिति जनित कार्य से निर्धारित होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं के पुलिस ऑफिसर है ना, पुलिस है, आप पुलिस हैं, और कुछ गुंडे आए और गुंडे ने आपके माथे के ऊपर बंदूक रख दिया, और बंदूक रख करके वो आपसे गलत काम करवा लेते हैं, ठीक है, किसी पेपर पे साइन करवा लेते हैं, किसी का केस वापस लेवा लेते हैं, है ना। तो अब सोचिए वो परिस्थिति जानकारी है, आपने जो किया इसलिए ये डिसीजन लिया क्योंकि आपके माथे के ऊपर क्या था, गोली था, है ना। तो इस तरह से कार्यों का क्या होता है, मूल्यांकन होता है कि कोई कार्य कब नैतिक है और कब अनैतिक होता है, ये परिस्थितियाँ डिसाइड करती है। अच्छा, दो इन सब जो भी कारण है ना, जो भी आप नैतिकता के निर्धारण के लिए जो भी चीज़ें आप निर्धारित करते हैं, जो भी टर्म आप यूज करते हैं, ये सब तो ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको एक टर्म हमेशा याद रखनी है कि नैतिकता का निर्धारण हम कैसे करेंगे, कोई चीज़ नैतिक है या नहीं है, उसका निर्धारण आप करिएगा साधन और साध्य से। अब ये साधन और साध्य क्या होता है, देखिए, साध्य वो होता है जिसका आप प्राप्ति करना चाहते हैं, साधन वो होता है कि साध्य को प्राप्ति करने के लिए आपने किनका यूज किया है, वो आपका साधन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना है। साधन क्या होता है, तो साध्य को, जो आपका लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए आपने किस तरह के साध्य का उपयोग किया, साधन का उपयोग किया, किस तरह के संसाधन का उपयोग किया, वही क्या है, वो साधन और साध्य, ठीक है। तो आप इसके लिए इसको आधार बना करके किसी भी कार्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं, और इसी के अंतर्गत आपने जो भी आधार मानेंगे वो सारे लगभग इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, साधन और साध्य के अंदर। नैतिक मूल्यों का निर्धारण और भी कई कारकों से होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं थोड़ा सा, कुछ भौगोलिक कारक भी होता है। भौगोलिक कारक कैसे हुआ, तो जैसे मान लीजिए दो चीज़ें आप यहाँ पर समझिए कि भौगोलिक कारक में क्या क्या आ जाएगा। कोई ऐसा क्षेत्र लीजिए जहाँ पर संसाधन का कमी हो, फॉर एग्जांपल के लिए, या फिर वहाँ पर कृषि भूमि नहीं है, उपजाऊ नहीं होता है, तो वहाँ के जो लोग होंगे वो अपने जीवन को, अपने जीविका के लिए वो किस चीज़ों पर निर्भर होगा, वो तो जंतु पर निर्भर होगा। यानी कि इसका मतलब वो जंतु को मार करके खाएंगे, और किसी भी चीज़ का को मारना या किसी भी चीज़ का हत्या करना वो तो अनैतिक कार्य है। लेकिन ये परिस्थिति है ना, ये क्या है, परिस्थिति है। साधन क्या है, उसको पेट भरना है, और साध्य क्या है, अभी उसके लिए जंतु है। तो यही साधन और साध्य पे ही सारी चीज़ें फिट हो जाएगी, आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से एक तो ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक एस्किमो जनजाति होता है, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। एस्किमो एक जनजाति होता है
तो इसके बारे में आप सर्च करके थोड़ा सा कहानी पढ़िएगा, बड़ा ही रोचक तथ्य आपको इसके बारे में मिलेंगे। तो एस्किमो एक ऐसी जनजाति होती है जो बूढ़े हो जाते हैं, उनको ये मार करके खा जाते हैं अपने ही परिवार का। क्यों? क्योंकि इसके जो बच्चे होते हैं उनको भी पालना होता है और उनके लिए संसाधन, जिस एरिया में ये रहते हैं वहाँ पर संसाधन की कमी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये चाहते हैं कि भगवान से मनाते हुए कि बूढ़े जो भी हो गए हो, जिनका एज हो गया है, वो मर जाए, है ना। तो जबकि इस तरह के कार्यों को सोचना वो क्या है, अनैतिक है। लेकिन जिस परिस्थिति में वो सोच रहे हैं उस परिस्थिति को अगर ध्यान में देखें तो उसके लिए यही नैतिक है, यही सही है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम देखें लिंग अनुपात, अभी तक सामान्य धारणा हमारे समाज में ये बनी हुई है कि एक शादी करनी चाहिए, लेकिन कहीं पर आप ऐसे समझिए, कहीं पर लड़की बहुत ज़्यादा है और लड़का की संख्या कम है। लड़की मान लीजिए 1000 के पास है और लड़का कुछ 100 के आसपास है। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुपत्नी विवाह, है ना। एक लड़का से बहुत सारी लड़कियाँ क्या करेगी, शादी करेगी। तो इस तरह से अब जबकि वो क्या है, अनैतिक हो सकता है किसी समाज में, लेकिन किसी समाज के लिए ये क्या होगा, नैतिक होगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक और आधार ले लेते हैं। जैसे आज के समय में देखिए बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ का जनसंख्या डिक्लाइन कर रहा है, जैसे जापान हो गया, कोरिया, साउथ कोरिया हो गया आपका, है ना। वहाँ का जनसंख्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो अगर अब वहाँ पर कोई गर्भपात करे तो हो सकता है कि वहाँ की सरकार इसको क्या बोले, गलत बोले, उसको ना करने दे। तो नैतिकता का निर्धारण परिस्थिति से जन किया जा सकता है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। और किसी भी चीज़ का सही परिणाम, कोई चीज़ नैतिक है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, नैतिकता क्या है, नैतिकता या नीति शास्त्र का क्या महत्व है, नीति शास्त्र का स्रोत क्या है, नीति शास्त्र हमें क्यों पढ़नी चाहिए, इन सारे प्रश्नों का अभी तक जो मैंने आपको समझाया होगा, आशा है कि उन सब के उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि अगर नीति शास्त्र की कमियों के प्रभाव को अगर देखें, नीति शास्त्र अगर नहीं रहा, नैतिकता अगर किसी के व्यक्ति के अंदर नहीं रहा, तो इसके प्रभाव हमें अलग अलग स्तर पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपका व्यक्ति के स्तर या फिर व्यक्तिगत स्तर पर मिल सकता है, फिर सामाजिक स्तर पर मिल सकता है आपको, उसी तरह से राजनीतिक हो सकता है। इस तरह के अलग अलग कई क्षेत्र है, राजनीतिक हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, फिर आपका पर्यावरण हो सकता है ना। इस तरह के अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, नौकरशाही हो सकता है। तो चलिए देखते हैं व्यक्ति के स्तर पे कैसे, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है तो उसका व्यवहार कैसा हो जाएगा, बुरा व्यवहार हो जाएगा, लोगों के प्रति घृणा, हिंसा के कार्यों में वो लिप्त हो जाएगा, जातिवाद उसके अंदर आ जाएगा, स्वार्थ की भावना, लोगों के साथ वो धोखाधड़ी करेगा। तो व्यक्ति के स्तर पर अगर नैतिकता की कमी होती है तो उनके प्रभाव में इस तरह का देखने को मिलेगा। सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो जो महिला है उसको वस्तु की तरह वो देखेगा, हिंसा करेगा, सांप्रदायिक कार्यों में वो लिप्त रहेगा, लैंगिक अपराध को जन्म देगा, वो व्यक्तियों का अनादर करेगा, नशा की लत हो सकती है, भ्रष्टाचार के कार्यों में वो लिप्त हो सकता है। अगर एक व्यक्ति के अंदर नैतिकता या नीति शास्त्र की कमी रहे तो उनके प्रभाव हमें सामाजिक स्तर पर भी देखने को मिलता है। अगर राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो राजनीति का वो अपराधीकरण बना देगा, अपराधियों का राजनीति में समावेश हो जाएगा, वो सत्ता का दुरुपयोग करेगा, दल बदल, हिंसा, संविधान का दुरुपयोग करेगा, धन को अर्जित करने का स्वार्थ होगा उसका, शक्ति का संकेंद्रण करेगा, बाहुबल का प्रयोग करेगा। तो ये सारे उसमें दुर्गुण आ जाएंगे। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति के अंदर नैतिकता नहीं है तो युद्ध, नरसंहार, इन सब का भी वो कारण बन सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हिटलर ले सकते हैं आप यहाँ पे। नौकरशाही में भ्रष्टाचार, लाल पिताशाही, खराब निर्णय हो सकता है उसका, वो खुद के लाभ के लिए काम कर सकता है, पक्षपात कर सकता है नौकरशाही के स्तर पर, फिर वो योजनाओं का खराब क्रियान्वयन करेगा। तो ये सब कुरीतियाँ, कुप्रथा उसके अंदर आ जाएगी। जवाबदेहिता का ह्रास हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अतिक्रमण करेगा, अपने बॉर्डर को क्रॉस करेगा, सीमा पार करेगा, सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देगा, नस्ली दबावों का वो तस्करी करेगा, अपराध करेगा, संरक्षणवाद, मानव का तस्करी करेगा, मानव ऑर्गन्स का तस्करी करेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। पर्यावरण के स्तर पे देखा जाए तो जीवों को मारना, अवैध वनों की कटाई करेगा, वन्य जीव से रिलेटेड अपराध, अवैध खनन वो कर सकता है। तो इस तरह से नीति शास्त्र का प्रभाव अगर नैतिकता किसी व्यक्ति के अंदर ना रहे तो उसका हर एक स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, नौकरशाही के स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पर्यावरणीय स्तर पे हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। अच्छा देखिए एक चीज़ और, मैं जो बोल रहा हूँ ना, मैं इसका पीडीएफ आपको या तो आप नोट्स बना लेंगे, अगर खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो इसका पीडीएफ मैं आपको नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन हाँ ये होगा कि बहुत सारी बातें उस नोट्स में नहीं लिखी होगी, लेकिन होगी, काफ़ी सारी चीज़ें होगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन प्रयास करिए खुद से ही बनाने का, खुद का तो खुद का ही होता है। ठीक है, अब अभी के समय में अगर देखा जाए तो नीति शास्त्र जो है ना, इसका दायरा बढ़ रहा है। अब नीति शास्त्र एक ऐसा मानक है कि जो सीमित नहीं है ना। नैतिकता अब अलग अलग क्षेत्र में, अब नैतिकता का दायरा कैसे बढ़ गया है, फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए आप, नैतिकता का दायरा क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पर नई तकनीक विकसित हो रहा है। अब नई तकनीक जैसे क्या, एआई विकसित हो गया, अब एआई में नैतिकता चाहिए। सोशल मीडिया आ गया तो सोशल मीडिया के लिए नैतिकता होनी चाहिए। जीन संपादन यानी कि जीन एडिटिंग अब होने लगा, सार्गेसी जैसा नियम आ गया, है ना। पशु और मानव का संघर्ष बढ़ रहा है, तो इसका दायरा, नीति शास्त्र का अब दायरा क्या हो रहा है, व्यापक होते जा रहा है ना। क्योंकि नई नई चुनौतियाँ और नई नई तकनीक हर क्षेत्र में, राजनीति, पर्यावरण, धार्मिक समस्या, संस्कृति, हर क्षेत्र में इसका दायरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही है, समाज का मांग, डिमांड बदल रहा है, तो इस कारण से नैतिकता भी क्या हो रहा है, बदल दे रहा है। या नीति शास्त्र का एक तरह से बोल सकते हैं कि दायरा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए अब नीति शास्त्र के बहुत सारे आयाम होते हैं। आई थिंक ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आप अपने सिलेबस को एक बार देखिए, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा। अगर मैं
आपके सिलेबस पे थोड़ा सा चर्चा करूँ तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, जिसमें हम मानिए क्रियाकलापों, नीति शास्त्र का क्या सार है और इसका निर्धारक क्या हो सकता है, अगर नीति शास्त्र किसी के अंदर नहीं रहेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। ये टॉपिक यूनिट ईयर हम लोग कंप्लीट कर ले। कल जो हम लोग बात करेंगे इस आयाम पे करेंगे, फिर निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र अगले लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो पढ़ने वाले। हालांकि मैं ये सब बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे लाइव क्लासेस करनी है और लाइव क्लासेस करने के लिए यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है कि 1000 सब्सक्राइबर होनी चाहिए, है ना, फिर तो ग्रो करेगा ही। चलिए धन्यवाद, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।